Hello everyone. So today we will learn about marine insurance. This is one of the oldest type of insurance. It is started when ships were going to Britain from Italy were insured. 1774 में लंदन में ये बहुत बड़े लेवल पर होने लगा. मरीन ट्रेड में मरीन इंश्योरेंस का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि इंश्योरेंस है, सो डेफिनेटली इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन. मरीन इंश्योरेंस भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है. इट मीन्स इसे सिर्फ लॉस कवर किया जा सकता है, डैमेज को कवर किया जा सकता है, कोई प्रॉफिट अर्न नहीं किया जा सकता है. एंड उतना ही अमाउंट रिसीव होता है जितने का डैमेज हुआ है, चाहे इंश्योरेंस की अमाउंट कितनी भी हो. हाँ, बट अगर आपने इंश्योरेंस छोटा करवाया और आपका डैमेज बहुत बड़ा हुआ है तब आपको पूरा पैसा मिल जाएगा, बट उतना जितना आपने इंश्योरेंस करवाया है. सो इन दिस कॉन्ट्रैक्ट the insurance company promises the insured to compensate for any damages arising out of the marine risk. In exchange of this cover for risk, the insurance company charges premium. Obviously अगर insurance company insured को marine risk के against safety provide कर रही है तो वो कुछ premium charge करेगी. As in all insurance. Let's learn about the subject matter of marine insurance. First is cargo insurance. कार्गो मीन्स मरीन शिप्स जिसके थ्रू गुड्स को ट्रांसफ़र किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह. तो यहाँ पे कार्गो का इंश्योरेंस करवाया जा रहा है. जब गुड्स ट्रांसफ़र की जाती है यानी कि वॉयज में होती है, वॉयज मतलब यात्रा में होती है, तब डर रहता है कि फायर हो सकती है, वॉर हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है. तो ऐसे कई सारे केसेस हो सकते हैं या फिर एनिमी अटैक हो सकता है. तो ऐसे इन सबसे सुरक्षा देने के लिए कार्गो इंश्योरेंस करवाया जाता है. इसमें जो आप जिन गुड्स का आप इंश्योरेंस करवाते हो उसमें आप प्रॉफिट ऐड करके गुड्स का भी इंश्योरेंस करवा सकते हो, ताकि जब अगर इनको डैमेज हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको विद प्रॉफिट ही अमाउंट कंपनसेट करती है. सेकेंड इज़ हल इंश्योरेंस. हल मतलब जो शिप के थ्रू गुड्स को ट्रांसफ़र किया जाता है ना, तो ऑब्वियसली ये भी रिस्क रहता है कि कहीं शिप ही डैमेज ना हो जाए, तो इसमें शिप का इंश्योरेंस करवा लिया जाता है. या तो ये फिक्स पीरियड के लिए करवाया जाता है या फिर कोई स्पेसिफिक वॉयज के लिए, कोई एक स्पेशल यात्रा के लिए. थर्ड इज़ फ्राइट इंश्योरेंस. एज़ वी ऑल नो कि अगर शिपिंग कंपनी जो है शिप्स के थ्रू गुड्स को ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो शिपिंग कंपनी फ्रेट चार्ज करेगी. बट शिपिंग कंपनी फ्रेट तब चार्ज करती है जब गुड्स डेस्टिनेशन तक सेफली पहुंच जाते हैं. अगर रास्ते में ही गुड्स डैमेज हो जाए तो शिपिंग कंपनी को तो कोई फ्रेट मिलेगा ही नहीं. तो इसलिए शिपिंग कंपनी अपने आप को इंश्योर करवा लेती है, अपने फ्रेट को इंश्योर करवा लेती है, जिससे अगर रास्ते में लॉस हो जाए तो फ्रेट रिसीव हो जाए. नेक्स्ट इज़ लायबिलिटी इंश्योरेंस. लायबिलिटी होता है जब आप पे कर्ज चढ़ जाता है, कोई दूसरी पर्सन की लायबिलिटी आ जाती है ना. इसमें क्या है, इंश्योरेंस कंपनी आपको आपकी लायबिलिटी के लिए कंपनसेट करती है. एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि मान लो एक शिप वन शिप है, वो किसी दूसरी शिप के साथ टकरा गई, तो जिस वजह से जो पहली शिप है उसको दूसरी शिप को कंपनसेशन देना होगा, लायबिलिटी आ गई. तो ऐसे में अगर फर्स्ट शिप ने लायबिलिटी इंश्योरेंस करवा रखा है तो वो दूसरी शिप इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन ले सकती है. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैरीन इंश्योरेंस. टू इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लाइड वारंटीज़. इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है प्रॉपर्टी में. मतलब जो पर्सन इंश्योरेंस करवा रहा है जिस भी चीज़ का, उसका अगर डैमेज हो जाए तो उस पर्सन को लॉस होना चाहिए, ऐसा इंटरेस्ट होना चाहिए. एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ मरीन इंश्योरेंस में इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ डैमेज होना चाहिए. जैसे लाइफ इंश्योरेंस में जब पॉलिसी ली जाती है उस टाइम पर इंटरेस्ट होना चाहिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट. बट मरीन इंश्योरेंस में जिस टाइम पर डैमेज हो रहा है उस टाइम पर इंटरेस्ट होना चाहिए. सपोज़ करो अगर किसी पार्टी ने गुड्स खरीदे, गुड्स जो है शिप के थ्रू जा रहे थे, बाद में रास्ते तक की डील थी, उस रास्ते के बाद किसी दूसरे को हैंड ओवर कर दिया, साथ के साथ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी हैंड ओवर हो गए, तब इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी गुड्स के साथ ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि आपने गुड्स के साथ ही इंश्योरेंस पॉलिसी को भी सेल कर दिया है. इसीलिए कहा जाता है कि जब डैमेज हो उस टाइम पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए. सम एग्जांपल्स ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट आर ओनर ऑफ अ शिप इन हिज शिप, पैसेंजर का अपने गुड्स में, एम्प्लॉयज़ और कैप्टन का अपनी सैलरी में, गुड्स के ओनर का अपने गुड्स में, मनी लैंडर का मनी में, एंड जो पर्सन फ्रेट चार्ज करता है, जो इंश्योरेंस कंपनी फ्रेट चार्ज करती है, उनका अपने फ्रेट में. सेकेंड प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लाइड वारंटीज़.
ये कुछ ऐसी बातें होती है जो रिटन में नहीं होती है, टर्म एंड कंडीशन में लिखी हुई नहीं होती है पॉलिसीज़ में, बट ये कॉमन सेंस की बात होती है जो अप्लाई ऑटोमेटिकली होती है। जैसे कि फर्स्ट है वर्थीनेस ऑफ शिप। अब शिप के थ्रू जब गुड्स ट्रांसफ़र किए जाएंगे तो ये तो एक कॉमन सी बात है कि शिप की कंडीशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर वॉयज से पहले शिप में कुछ रिपेयर वगैरह की ज़रूरत है तो वो करवा लेनी चाहिए। अदरवाइज़ ये नेचुरल सी बात है, अगर शिप ही सही कंडीशन में नहीं है तो गुड्स के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो एक बहुत ही इम्प्लाइड वारंटी है। सेकेंड इज़ नॉन डेविएशन ऑफ शिप्स। शिप के रूट प्री फिक्स होते हैं और वॉयज के दौरान वही रूट्स को फॉलो किया जाना चाहिए। अगर कोई दूसरा रूट चूज़ करना है तो वो सिर्फ तभी अलाउ किया जाता है अगर दूसरे रूट से लेकर जाने से इंश्योर्ड गुड्स ज़्यादा सेफ़ हैं, या फिर कुछ लाइफ सेव होती है अगर हम दूसरे रूट से लेकर जाते हैं। अगर शिप के कैप्टन के ही कंट्रोल में नहीं था, उसे दूसरे रूट से लेकर जाना पड़ा, या फिर किसी पैसेंजर को सडनली कुछ मेडिकल नीड की ज़रूरत पड़ गई, तो ऐसी कंडीशन में ये रूट को डेविएट किया जा सकता है, बट अदरवाइज़ जनरली रूट डेविएट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज़ लीगलिटी ऑफ वेंचर। देखो, जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इंश्योर्ड और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ तभी इंश्योर्ड को पेमेंट करेगी अगर कुछ लॉस हो जाता है, तभी कंपनसेट करती है अगर जो वॉयज थी वो लीगल थी, यानी जो शिप के थ्रू जो सामान लेकर जा रहा था वो लीगल था, उस सामान पे जो टैक्स पे करना चाहिए था वो टैक्स भी पे किया गया था। अगर टैक्स इवेड किया था कंपनी ने तो चाहे गुड्स डैमेज ही क्यों ना हो जाए, इंश्योरेंस कंपनी से उसे कुछ नहीं मिलेगा। So that's it about marine insurance. Now let's read some difference between life insurance and general insurance. लाइफ इंश्योरेंस इंडेमनिटी का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है अगर आपको लॉस होगा, डैमेज होगा तभी रिकवरी होगी, बट यस जनरल इंश्योरेंस ये रूल को फॉलो करता है इंडेमनिटी को। सेकंड इज ऑब्जेक्टिव। इन लाइफ इंश्योरेंस जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है ताकि आगे आने वाले टाइम में फैमिली को फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना उठानी पड़े, बट जो जनरल इंश्योरेंस है ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है फॉर प्रॉपर्टी। लिमिट ऑफ अमाउंट, तो कोई लिमिट नहीं होती कितने तक की भी इंश्योरेंस पॉलिसी ली जा सकती है, बट जो जनरल इंश्योरेंस है आप जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उससे ज़्यादा की इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। रिमेंबर प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, इफ़ यू डिडंट रीड इट अगेन। तो लाइफ इंश्योरेंस में प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन अप्लाई नहीं होता, बट जनरल इंश्योरेंस में अप्लाई होता है प्रोपोर्शन में जब डिवाइड किया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस को कई भी ईयर्स तक चलाया जा सकता है, 10 साल 15 साल, बट जनरल इंश्योरेंस यूजुअली 1 ईयर तक होता है, मैक्सिमम पीरियड इसका 1 ईयर होता है। लाइफ इंश्योरेंस में सेफ्टी भी मिलती है और इन्वेस्टमेंट भी मिलती है, बट जनरल इंश्योरेंस में ओनली सेफ्टी मिलती है। एंड वी नो कि लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट तब चाहिए होता है जब पॉलिसी ली जाती है, और फायर इंश्योरेंस में दोनों टाइम, जब पॉलिसी ली गई है तब भी चाहिए होता है एंड जब डैमेज हुआ है तब भी चाहिए होता है, बट मरीन इंश्योरेंस में सिर्फ तब चाहिए होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट जब डैमेज होता है। यूजुअली लाइफ इंश्योरेंस में रिस्क कम होता है, बट अदर जो जनरल रिस्क है वहाँ पर डैमेज होना प्रॉपर्टी का यहाँ ज़्यादा रिस्क बना रहता है। सरेंडर वैल्यू, लाइफ इंश्योरेंस की सरेंडर वैल्यू होती है। सरेंडर वैल्यू मतलब अगर आप बीच में ही पॉलिसी को ख़त्म कर रहे हो, बीच में ही रोक रहे हो, बीच में इंश्योरेंस कंपनी से बंद करवा रहे हो, तो लाइफ इंश्योरेंस में तो आपका कुछ पैसा मिल जाता है, वापस रिफ़ंड किया कर दिया जाता है, बट जनरल इंश्योरेंस में वो सारा पैसा ख़त्म हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड दैट्स इट फॉर दिस लेसन। होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।